डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और क्लास 10 का ये पहला चैप्टर मीन 10 चैप्टर है और उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। इसके अंदर हम सारे के सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर और ये जो आज का टॉपिक है इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन के बाद हम ब्रीथ की डेफिनेशन देखेंगे और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। जब आप बाहर से हवा अपने नेजल कैविटी यानी नॉस्ट्रिल, जिसको आप नोज का नाम देते हैं, इससे जब आप हवा अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं, किस लिए लेके आते हैं? क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पूरा करना होता है और इसी तरह आप अपनी बॉडी से CO2 बाहर निकालना चाहते हैं। तो इस लिहाज से आप गैसियस एक्सचेंज करते हैं। इनको हम रेस्पिरेटरी गैसेस का नाम भी देते हैं। तो ब्रीथ का मेरा बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रीथ के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि हवा को बॉडी के अंदर लेके आना, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी भेजने के लिए जब आप हवा को अंदर लेके आते हैं और बाहर रिमूव करते हैं, तो मेरा बेटा ये ब्रीथ कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं बता रहा हूं कि ब्रीथ जो है मैकेनिकल प्रोसेस है या इसको हम फिजिकल प्रोसेस का नाम भी देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जो हमें गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथ करने पे मजबूर करता है। अगर ये ब्रीथ या गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी फूड के अंदर मौजूद CH बॉन्ड ब्रेक डाउन ना हो। सो द फर्स्ट आंसर इज दैट कि हम ब्रीथ जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड है उसके अंदर मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ये जो CH बॉन्ड है इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हम ब्रेक करते हैं, जिनका दूसरा नाम रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम इस CH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक करने का मकसद क्या है? जैसे ही हम इस C और H कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब क्वेश्चन ये आता है कि ATP की एनर्जी की ही फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर क्यों यूज की जाती है, या ATP ही एनर्जी क्यों रिलीज होती है? डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। इसी तरह हमारी बॉडी एनर्जी जो भी यूज करती है वो इस न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म के अंदर होती है, जिसे हम नाम देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है 10th के पहले पेज पे ATP क्या है। आप 9th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ATP जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसके अंदर एडेनिन प्लस राइबोज, ये 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है इसे हम नाम देते हैं राइबोज का। और राइबोज और एडेनिन जब मिलते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडिनोसिन का। इसी तरह डियर स्टूडेंट, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जैसे ही इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है फॉस्फेट। जैसे ही लगता है तो तब डियर स्टूडेंट ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है न्यूक्लियोसाइड से, और यही वो फॉस्फेट बॉन्ड है जिनको तोड़ने पे हमें एनर्जी मिलती है। ये एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड से कनेक्टेड है जो कि टिल्ड बॉन्ड है, और टिल्ड बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। इस एक बॉन्ड को तोड़ने पे हमें 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जब एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट लगाएं, आप चैप्टर 7 के अंदर 9 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एक फॉस्फेट हो तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाता है, 2 फॉस्फेट हो तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहलाता है, इसी तरह 3 फॉस्फेट हो तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे हमें 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर आप किलो को कन्वर्ट करें 1000 के अंदर और मल्टीप्लाई करें 7.3 से तो 7300 कैलोरीज एनर्जी जो है वो 1 pp बॉन्ड को ब्रेक करने पे हमें मिलती है। सो इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्लूकोज की
कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जब आप ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हम उसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, और जब आप ऑक्सीजन यूज करते हैं तब हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। दोनों के अंदर फर्क ये है कि इसके अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होते हैं, और इसके 3 स्टेप हैं जो आप क्लास 9 के अंदर जो है चैप्टर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और ये वो स्टेप है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे हम एब्रीविएट करते हैं ईटीसी। डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था और ये पहले 2-3 पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आप लोग जो है एमसीक्यू सारे के सारे इसके प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथ जो है वो मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। इसी वजह से हम सेलुलर रेस्पिरेशन को मैकेनिकल प्रोसेस के साथ साथ हम उसे बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम भी देते हैं। तो इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके एक कंसेप्चुअल चीज एटीपी थी जो बच्चे 9th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी रिवीजन के लिए ये चीज जो है मैंने यहाँ पे बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप करे, इंशाल्लाह उसके आंसर जो है वो मिलेगा। अल्लाह हाफिज।